In this video, we are going to discuss about the influence of environmental factors on the growth of the microorganisms. So, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है या किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, it is greatly affected by the chemical and physical conditions of their environment. बहुत सारे ऐसे environmental factors होते हैं जैसे टेम्परेचर है, pH है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो द फर्स्ट इज़ द सोल्यूट एंड वाटर एक्टिविटी. सो डिहाइड्रेशन ऑफ सेल इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट may damage the cell membrane and cause the cell to become metabolically inactive. So अगर hypertonic environment है तो hypertonic environment क्या करता है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है, और डिहाइड्रेशन होगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है माइक्रोब्स की वो डैमेज हो जाएगी एंड एज अ रिज़ल्ट वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएंगे. अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से क्या हो सकता है, इट कैन रिड्यूस द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं विच ऑल्सो हैव मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेचेस ड्यू टू हाई इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेलुलर स्वेलिंग. सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है दैट स्ट्रेचेस ड्यू टू इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेलुलर स्वेलिंग. जो ये चैनल्स होते हैं ये फिर ओपन हो जाते हैं एंड दैट अलाउ द सोल्यूट्स टू लीव एंड दस प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग. सो प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल नहीं होती तो उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होते हैं टू एक्सपेल आउट द एक्सेस वाटर. So many microorganisms, whether in the hypotonic solutions or in the hypertonic environment, they keep the osmotic concentration of their protoplasm above that of the habitat. जिस भी environment में वो रह रहे हैं वो ये try करते हैं कि उनका जो cytoplasm का osmotic concentration है वो ज़्यादा हो as compared to the habitat, and वो ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, by the use of compatible solutes. Compatible solutes are the solutes that don't interfere with the metabolism and growth when at higher intracellular concentration. So in hypertonic solution, in hypertonic environment, microorganism increases their internal osmotic concentration by synthesis or uptake of choline, proline, glutamic acid or elevated levels of potassium ions. अब डिफरेंट टाइप के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. सो बेस्ड ऑन द सॉल्ट कंसंट्रेशन, पहला है स्लाइटली हैलोफाइल्स विच आर 0.3 to 0.8 तक का कंसंट्रेशन में, मोलर कंसंट्रेशन में वो रह सकते हैं, तो वो स्लाइट हैलोफाइल्स हो गए. मॉडरेट हैलोफाइल्स मतलब जो 0.8 to 3.4 में सर्वाइव कर सकते हैं. नॉन हैलोफाइल्स मतलब उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है सॉल्ट कंसंट्रेशन. एक्सट्रीम हैलोफाइल्स मींस सॉल्ट लविंग, तो उनको बहुत सॉल्ट कंसंट्रेशन पसंद होती है. 3.4 to 5 में वो रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं. सो हैलोफाइल्स मीन्स the organisms or the bacteria that requires very high level of salt concentration, जैसे कि हेलोबैक्टीरियम हो गए, तो वो क्या हो गए हमारे पास, हेलोफाइल्स, राइट. सो हेलोफाइल्स रिक्वायर वेरी हाई लेवल ऑफ सॉल्ट concentration above 0.2 molar to grow. फॉर एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम. ऑस्मोटॉलरेंट क्या होते हैं, ऑस्मोटॉलरेंट वो बैक्टीरियाज होते हैं विच आर एबल टू ग्रो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वाटर एक्टिविटी और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड फैक्टर विच इज़ पीएच. अब पीएच के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं माइक्रोब्स को. कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जिनको हम एसिडोफाइल्स बोलते हैं. सो एसिडोफाइल्स मीन्स जो कि 0 to 5.5 ऑप्टिमम पीएच है उनकी ग्रोथ के लिए. फॉर एग्जाम्पल सल्फोलोपस.
नेक्स्ट इज़ न्यूट्रोफिल्स, जो नॉर्मल पीएच पर ग्रो करते हैं, मॉडरेट पीएच पर ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई. नेक्स्ट वी हैव द अल्कोलोफाइल्स. एल्कलीफाइल्स, उनके लिए जो ऑप्टिमम ग्रोथ पीएच है दैट इज़ 8 to 11.5 and the example is Bacillus alkalophilus. So fungi more acidic environment में grow करती है, more acidic environment prefer करती है around pH 4 to 6. Most of जो prokaryotes है they die if the internal pH drops below 5. So drastic variations in the cytoplasmic pH can harm the microorganism, क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो सकती है, उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि pH सेंसिटिव होते हैं. अगर pH में फ्लक्चुएशन आती है एक्सट्रीम वाली तो वो एंजाइम्स इनएक्टिव हो सकते हैं. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो सकती है. Changes in external pH would also alter the ionization of the nutrient molecules and decreases the availability of nutrients. So for maintaining the pH homeostasis, microbes क्या करते हैं, exchange of internal sodium ions for external protons, internal buffering. बफर जो होता है वो pH को मेंटेन करके रखता है. So proton translocating ATPase, which is a pump protons out of cell or making more ATP. If extreme pH drops down 4.5 or less than that, तो chaperone is there, chaperone proteins जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, like acid heat shock protein synthesize, prevent acid denaturation of proteins and help in refolding of the denatured proteins. chaperone proteins ऐसे proteins होते हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं. जो denatured protein हो गए हैं उनको refold करने में हेल्प करते हैं. So microorganism change their pH of their habitat by producing acidic और basic metabolic waste products. उससे भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी habitat का pH को change कर सकते हैं. नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज़ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जो एंजाइम होता है उसका अपना एक टेम्परेचर रेंज होता है जब वो फंक्शनल होगा, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वो फंक्शनल रहते हैं. सो एट टेम्परेचर बिलो ऑप्टिमम वो अपनी जो उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाती है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैटालिसिस रेट इंक्रीजेस. सो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की दैट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. एंड व्हेन ऑल द एंजाइम्स आर कंसिडर्ड टुगेदर, as the rate of reaction increases, metabolism as a whole becomes more active and the microorganisms they will grow faster. So however, beyond certain point, temperature slows the growth. So temperature बढ़ेगा तो enzymes denature हो सकते हैं. Transport carrier proteins ये भी denature हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं. प्रोटीन्स डीनेचुरेशन हो सकता है. सो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे, डिसरप्शन हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो. सो टेम्परेचर के बेसिस पे भी बहुत सारे टाइप के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि साइक्रोफाइल्स. साइक्रोफाइल्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लिए टेम्परेचर रेंजेस 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, 0 to 15 और 20 डिग्री सेल्सियस. सो साइक्रोफाइल्स विच ग्रो वेल एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उनका जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस और लोअर देन दैट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक क्लेमाइडोमोनास. मीज़ोफाइल्स क्या होते हैं, मीज़ोफाइल्स जो कि 15 to 45 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई. थर्मोफाइल्स मीन्स जो कि हायर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं. ओके, सो
थर्मोफाइल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, थर्मस एक्वेटिकस। उसके बाद है हाइपोथर्मोफाइल्स। हाइपोथर्मोफाइल्स यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए रहता है फॉर देयर ग्रोथ, लाइक अराउंड 65 to 121 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ हाइपोथर्मोफाइल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पायरोकोकस, पायरोडिक्टियम, और जितने भी आपके आगे बैक्टीरियाज है, मोस्ट ऑफ देम आर हाइपोथर्मोफाइल्स। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे बेस्ट होता है। सो नेक्स्ट फैक्टर इज़ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम एक टेस्ट कर रहे हैं यूजिंग द thioglycolate broth which contains a reducing agent and it provides aerobic and anaerobic conditions. So thioglycolate broth is a multi-purpose enriched differential medium used primarily to determine the oxygen requirement of microorganism. It acts as an enrichment broth which is most frequently used in diagnostic bacteriology. सो फर्स्ट ट्यूब आप देखिए ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन पे फॉर देयर ग्रोथ। ऑक्सीजन के बिना वो ग्रो नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीडोमोनास इज़ अ ऑब्लिगेट एरोब। नाउ so obligate aerobes need oxygen because they cannot ferment or respire anaerobically, so they gather at the top of the tube where the oxygen concentration is highest. Next we have the facultative anaerobes. Facultative anaerobes does not require oxygen for growth, but they grow better in its presence. Like they will grow better in the presence of oxygen, but they does not require oxygen. Obligate नहीं है, वो फैकल्टेटिव है। ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी वो ग्रो कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया एंड एंटेरोकोकस, दीज आर द फैकल्टेटिव एनारोब्स। So facultative anaerobes can grow with or without oxygen because they can metabolize the energy aerobically or anaerobically. They gather mostly at the top because aerobic respiration generates more ATP than either fermentation or anaerobic respiration. Next category is the aerotolerant anaerobes. Aerotolerant anaerobes means that grow equally well in the presence or absence of oxygen. For example, Streptococcus pyogenes. Next we have strict anaerobes, means they cannot survive in the presence of oxygen. They need absence of oxygen. They cannot tolerate the oxygen and they will die in the presence of oxygen. For example, Clostridium. So therefore they gather at the bottom of the tube where the oxygen concentration is lowest. The next category is of the microaerophiles. Microaerophiles are the microbes or the bacteria that requires oxygen level below up to 10% for optimum growth. For example, Treponema pallidum. So they need oxygen because they cannot ferment or respire anaerobically. However, they are poisoned by the high concentration of oxygen. They gather in the upper part of the test tube but not the very top. So the next factor is the pressure. Some microorganisms, they need very high pressure to grow. For example, barophiles, they grow at a very high pressure, like up to 1000 atmospheric pressure or 101 megapascal pressure. Barotolerant are the microbes that grow well over 1 to 50 megapascal, but their growth falls off after this pressure. So many barophiles are also psychrophiles because the average temperature at the ocean floor is 2 degrees Celsius. Next factor can be the radiation. Sunlight include like UV light, infrared, radio wave, etc. So almost 60% of the sun's radiation is in IR region, so which is a major source of earth heat. So UV can kill most of the microorganisms. So UV can
damage the genetic material of the microorganism, thus inhibiting them to replicate. Next is the light. Bacteria grow well in dark. Bacteria are sensitive to UV and other radiations. Photosynthetic bacteria like cyanobacteria, they need light. And next factor you can add is carbon dioxide. So the bacteria which need CO2, like around 5 to 10%, they are known as the capnophilic bacteria. For example, the Neisseria species. Next is moisture and desiccation. The capacity to survive in dry environment vary from organism to organism. Some bacteria like the Gonococci and Treponema pallidum die very quickly in the dry conditions, but as compared to these, in contrast, Staphylococcus aureus and tubercular bacilli can survive drying for weeks and months. So they can survive in the dry environment for a week and months. So that is quite different from each other. So some can survive in dry conditions but others cannot. So it varies. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and please subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.